शाम के ठीक 4:30 बज रहे थे। सूरज अभी पूरी तरह ढला नहीं था, लेकिन बीशनपुर के रास्ते पर रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। शहर की चकाचौंध मीलों पीछे छूट चुकी थी और सामने था धूल और सूखे खेतों के बीच बलखाता एक सुनसान रास्ता। दिन का उजाला तो था, लेकिन पेड़ों की लंबी होती परछाइयां किसी आने वाले गहरे अंधेरे का इशारा कर रही थीं। इसी रास्ते पर आरव की कार एक अनजानी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। आरव, जो कि शहर का एक काबिल इंजीनियर है, आज बरसों बाद वो अपने गांव बीशनपुर लौट रहा है। मकसद सिर्फ एक है, अपनी बूढ़ी दादी को उस वीराने गांव से निकालकर अपने साथ ले जाना और उस पुरानी पुश्तैनी हवेली को हमेशा के लिए बेच देना। आरव अचानक अपनी कार ढाबे के सामने रोकता है। वह उतरकर ढाबे की एक पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठ जाता है और आवाज लगाता है, काका, एक कड़क अदरक वाली चाय ले आना। तभी ढाबे वाला रामू काका चाय का गिलास मेज पर पटकता है और रामू काका कहते हैं, बाबूजी, रास्ता भटक गए हो क्या? आगे तो बीहड़ है। नहीं काका, मुझे बीशनपुर जाना है, मेरी दादी रहती है वहाँ। बीशनपुर का नाम सुनते ही ढाबे पर सन्नाटा छा जाता है। दो लोग जो हुक्का पी रहे थे रुक जाते हैं। एक कुत्ता जो सो रहा था अचानक उठकर अजीब तरह से आरव की तरफ देखने लगता है। तभी रामू काका धीमी आवाज में कहता है, बाबूजी, मेरी एक सलाह मानोगे? आज रात यहीं रुक जाओ। उस गांव का रास्ता शाम ढलते ही बदल जाता है। आरव हंसते हुए कहता है, अरे काका, किस जमाने में जी रहे हैं आप? 2026 चल रहा है और मैं गूगल मैप्स यूज करता हूँ, रास्ता नहीं भटकूंगा। आरव पैसे देके कर गाड़ी में बैठता है। जब वह गाड़ी मोड़ता है तो मिरर में देखता है ढाबे के लोग उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे किसी मुर्दे को विदा कर रहे हो। आरव अपनी घड़ी में समय देखता है। शाम के 5:45 हो चुके हैं। सूरज डूबने वाला है। आसमान लाल हो गया है। आरव की गाड़ी गांव में घुसती है। वह जो देखता है उसे समझ नहीं आता। गांव में भगदड़ मची है। किसान अपने हल और बैल वहीं खेत में छोड़कर भाग रहे हैं। औरतें कुएं से पानी भरे बिना दौड़ रही हैं। मटके रास्ते में फूट रहे हैं। दुकानदार शटर गिरा रहे हैं जैसे कोई कर्फ्यू लगने वाला हो। आरव अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या पागलपन है यार, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। आरव की गाड़ी उसकी पुश्तैनी हवेली के आगे रुकती है और ठीक उसी पल सूरज की आखिरी किरण डूबती है। जैसे ही अंधेरा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। पूरा गांव एक झटके में कब्रिस्तान बन जाता है। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की बंद हो जाती है। रात के 8 बजे है। आरव अपनी पुश्तैनी हवेली में सोफे पर बैठा है। तभी आरव की दादी आती है। दादी 75 साल की बहुत कमजोर बूढ़ी औरत। दादी की आंखों में डर के साथ दहशत है। वह दौड़ती हैं और मुख्य दरवाजे पर 3 भारी लोहे के ताले लगाती हैं। फिर कांपते हाथों से उस पर गंगा जल छिड़कती है। तभी आरव ये सब देख कहता है, दादी रिलैक्स यार, मैं हूं ना, कोई चोर नहीं आएगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। दादी उसके पास आती हैं और प्यार से उसका चेहरा पकड़ती है। उनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं। दादी कहती है, चोरों से ताले बचाते हैं बेटा, उससे नहीं। मेरी बात गांठ बांध ले। अब सुबह होने तक चाहे कोई भी आवाज आए, चाहे तुझे लगे कि कोई मुसीबत में है, फिर भी दरवाजा मत खोलना। आरव सिर हिला देता है, लेकिन मन ही मन इसे गांव का अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देता है और सोने जाता है। आरव सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है। कोई शोर नहीं, बस एक अजीब सी बेचैनी। तभी आवाज आती है। खिड़की के बाहर सूखी पत्तियों पर जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो और एक स्पष्ट आवाज आ रही है, नंगे पैर चलने की भारी आवाज। आवाजें एक लय में हैं। ऐसा लग रहा था कोई हवेली के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। आरव खिड़की की तरफ बढ़ता है। वह पर्दा हटाने ही वाला होता है कि उसे दादी की चेतावनी याद आती है, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है।
वह धीरे से पर्दा हटाकर बाहर झांकता है। बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन बरगद के पेड़ पर उसकी नजर ठहर जाती है। पेड़ की एक डाल से उसे कुछ लटकता हुआ दिखता है, लाल साड़ी जैसा कोई कपड़ा जो हवा में बहुत हल्का सा हिल रहा है। तभी आरव खुद से बुदबुदाता है, शायद किसी जानवर की आवाज रही होगी। और पेड़ पर जो दिख रहा है, हाँ, वो भी कोई कपड़ा ही होगा, हवा से उड़कर वहां फंस गया होगा। लेकिन उसके शब्दों में भरोसा नहीं था। उसकी आंखें जमी हुई थीं, सांसें धीमी पड़ चुकी थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद वह भी देख चुका था कि वह सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि पेड़ पर कोई साया था। वह वापस बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन पायल की आवाज पूरी रात उसके कानों में गूंजती रहती है। सुबह होती है। आरव गांव में निकलता है। वह नोटिस करता है कि हर घर के दरवाजे पर काले कोयले से एक क्रॉस यानी एक्स का निशान बना हुआ है। तभी एक पागल भिखारी जिसके कपड़े फटे हैं आरव के पास आता है और कहता है, नया शिकार, नया खून, मजा आएगा। आरव तुरंत पीछे हटता है। भिखारी उसकी कलाई पकड़ लेता है और कहता है, कल रात वो आई थी ना, मैंने देखा उल्टे पैर वो पेड़ से उतरी थी, वो तुझे सूंघ रही है। तभी आरव देखता है कि भिखारी की गर्दन पर जलने के ताजा निशान थे। वो भिखारी से कुछ कह पाता उससे पहले वो वहां से भाग गया। गांव में घूम फिर कर आरव जब घर आता है, आरव अपने कमरे में बैठा है। रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन आरव आज सोया नहीं, वो जाग रहा है। आज आरव तैयार है। वह देखना चाहता है कौन उसे डरा रहा है। आरव मन में सोचते हुए, आज तो इस नकली भूत का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। तभी कुछ मिनटों के बाद अचानक उसे फिर आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार आवाज कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर गलियारे में है। आरव अपना स्मार्टफोन निकालता है और कैमरा ऑन करता है। आरव अपने आप से फुसफुसाते हुए कहता है, कोई दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये आवाजें कहां से आ रही हैं? वह फोन की स्क्रीन में गलियारे की तरफ देखता है। नंगी आंखों से गलियारा खाली है, लेकिन फोन की स्क्रीन पर उसे एक धुंधली सी औरत खड़ी दिखाई देती है। उसके बाल जमीन तक लटक रहे हैं। आरव कांपते हाथों से फोन झूम करता है। स्क्रीन पर वह औरत धीरे से गर्दन घुमाती है और सीधे कैमरे में देखती है। अचानक फोन के स्पीकर से एक बहुत तेज चीख निकलती है। फोन का स्क्रीन अपने आप छटक जाता है। आरव फोन फेंक देता है। अब उसे यकीन हो चुका था ये कोई इंसान नहीं है। अगले दिन आरव डरा हुआ और पसीने में तर सरपंच के पास जाता है। आरव सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है, सरपंच जी, रात को मुझे वो औरत दिखी जिसका जिक्र गांव वाले करते हैं। तभी सरपंच कहता है, मुझे पता था कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है। तभी आरव कहता है, सरपंच जी, कौन है वो मुझसे क्या चाहती है? सरपंच खांसते हुए अपनी चारपाई से उठता है। सरपंच कहता है, वो बदला लेने नहीं आई है आरव, और न ही वो अपना कर्ज वसूलने आई है। वो एक शाप है। उसका नाम लाजो है। ये उस साल की बात है जब सूखा पड़ा था, लोग दाने दाने को मोहताज थे। तभी आरव तुम्हारे परदादा बद्दे ठाकुर को किसी ने बताया कि गांव के पुराने बरगद के नीचे पुश्तैनी खजाना गड़ा है। पुजारी जी, मैंने सुना है कि हवेली के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे हमारा पुश्तैनी खजाना गड़ा है। गांव की जो हालत है उसे देखते हुए मुझे लगता है अब उसे निकालने का सही वक्त आ गया है। हम आज ही रात खजाना बाहर निकालेंगे। नहीं ठाकुर, वहाँ कोई खजाना नहीं है। वहाँ खजाना नहीं, एक श्राप गड़ा है जिसे सदियों पहले तांत्रिकों ने बांध दिया था। पुजारी के समझाने के बावजूद ठाकुर नहीं माने। उसी रात बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। अचानक फावड़ा किसी पत्थर से टकराता है। एक अजीब सी काली पत्थर की शिला दिखाई देती जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा है और एक बड़ा सा तांबे का ताला लगा है। एक साथी डरते हुए कहता है, ठाकुर साहब, यहाँ बहुत अजीब ठंड लग रही है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। चुप कर, इसके नीचे सोना है।
आज गांव की किस्मत बदल जाएगी। ठाकुर भारी हथौड़ा उठाते हैं, एक जोरदार वार करते हैं, तभी वह पत्थर की शिला बीच से चटक जाती है। दरार पड़ते ही उस दरार से कोई खजाना नहीं निकला। वहां से एक काली गाढ़ी धुएं जैसी चीज बाहर निकली। आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सांप एक साथ फुफकार रहे हो। किस्मत तो बदल गई ठाकुर की, लेकिन सोने से नहीं, खून से। क्योंकि अगली सुबह ठाकुर साहब और उनके साथियों की लाशें मिली उसी पेड़ के नीचे। और तब से लेकर आज तक कई सारे लोग मारे गए हैं, खासकर ठाकुर यानी तुम्हारे परिवार से। लेकिन कौन है वो जो हमारे पीछे पड़ी है? पुजारी जी का कहना है वो लाजो है, एक बुरी आत्मा जिसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन क्या सरपंच जी? वो तेरे खून की प्यासी है। आज अमावस है, आज उसकी ताकत सबसे ज्यादा होगी। तभी आरव घबराकर घर भागता है ताकि दादी को लेकर निकल सके। वह घर घुसते ही दादी को आवाज देता है, कोई जवाब नहीं। दादी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी है। तभी आरव कहता, दादी चलो, हमें अभी निकलना होगा। वह दादी का कंधा हिलाता है। दादी का शरीर एक तरफ लुढ़क जाता है। वे मर चुकी हैं। उनका चेहरा डर से जमा हुआ है। आरव की नजर दीवार पर पड़ती है। दादी के ठीक ऊपर दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा है, जड़ काट दी, अब तना गिरेगा। आरव डर के मारे पागल हो जाता है। वह दादी की बॉडी को छोड़कर अपनी कार में बैठता है। आरव अपने आप से बड़बड़ाते हुए, मुझे यहाँ से निकलना है, बस निकलना है। वह एक्सीलेटर दबाता है। कार 100 की स्पीड पर भागती है। गांव पीछे छूट जाता है। वह राहत की सांस लेता है। 10 मिनट बीतते हैं, 20 मिनट, रास्ता खत्म नहीं हो रहा। अचानक उसे सामने कुछ दिखता है। वही ढाबा, लेकिन पूरी तरह टूटा फूटा और वीरान। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे दूर से अपनी पुश्तैनी हवेली दिखाई देती है। आरव का दिल जोर से धड़क उठता है। वह घबरा कर गाड़ी मोड़ देता है, एक अलग रास्ता पकड़ता है और तेजी से ड्राइव करने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही मंजर, वही हवेली, वही बरगद का पेड़। आरव फिर रास्ता बदलता है, फिर से गाड़ी दौड़ाता है, बेतहाशा जैसे भाग रहा हो। पर हर रास्ता, हर मोड़ उसे घुमाकर उसी जगह ले आता है, मानो पूरा गांव उसे आगे जाने ही नहीं दे रहा हो। इसी उथल पुथल में वक्त गुजरता जाता है। दिन ढल जाता है, चारों ओर अंधेरा फैलने लगता है। और तभी हवेली के ठीक सामने गाड़ी का इंजन एक तेज आवाज के साथ धुआं छोड़ता है और बंद हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा है। अब आरव के पास भागने का कोई रास्ता नहीं। रात उसे यहीं इसी हवेली में गुजारनी होगी। आरव हिचकिचाते हुए गाड़ी से उतरता है। वह एक पल हवेली की तरफ देखता है, फिर धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। अंदर कदम रखते ही वह अपनी घड़ी देखता है और चौंक जाता है। घड़ी में ठीक 12 बज रहे होते हैं। घबराकर वह तेजी से आगे बढ़ता है और हवेली के एक बड़े कमरे में जाकर अपने आप को अंदर से बंद कर लेता है। सारे फर्नीचर दरवाजे पर लगा दिए हैं। उसने दर्जनों मोमबत्तियां जला रखी हैं। बाहर सन्नाटा है। अचानक आहट शुरू होती है। इस बार आहट बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही है। दीवारों के अंदर से खुरचने की आवाज, फिर दरवाजे के ठीक उस पार से दादी की आवाज आती है, आरव बेटा, दरवाजा खोलो, बहुत डर लग रहा है मुझे। आरव रोने लगता है। नहीं, दादी मर चुकी है, तुम छलावा हो। मैं नहीं मरी बेटा, वो मुझे ले जा रही है, बचा ले मुझे, दरवाजा खोल। ये आवाज इतनी असली है कि आरव का संकल्प डगमगा जाता है। वह फर्नीचर हटाने लगता है। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर पहुंचता है, तभी आवाज बदल जाती है। अब वह एक भारी गूंजती हुई शैतानी हंसी है। कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। सिर्फ एक दिया जल रहा है और उस धीमी रोशनी में आरव अपने सामने देखता है। कोने में एक साया खड़ा है। उसने दादी की साड़ी पहनी है, लेकिन उसके पैर उल्टे हैं। वह धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाती है। एक हिस्सा अंधेरे में पुराने जख्मों से भरा है, दूसरा हिस्सा ठंडी मुस्कान लिए हुए, और कहता है, कहाँ था ना, आहट अब अंदर से आएगी।
ये मेरा घर है और ये गांव मेरा राज्य है। वह हंसते हुए अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाती है। आरव की आंखों में उसका प्रतिबिंब दिखता है। आरव की चीख पूरे गांव को सुनाई देती है। सुबह होती है। हवेली का दरवाजा खुला पड़ा है। पुलिस और गांव वाले खड़े हैं। तभी इंस्पेक्टर कहता है, लगता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। कमरे के बीच में इंसान के जलने की राख पड़ी है और उस राख के ढेर पर पड़ी है एक काली पायल है। बेटा विक्रम, यहाँ मत आना। तेरा भाई नहीं बचा और तेरी दादी का कुछ पता नहीं। वो हवेली अब घर नहीं, मौत का कुआं है। वो कोई इंसान नहीं, वो लाजो है, सदियों पुराना शैतान। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है काका। उसने मेरे भाई को मारा है। कसम है मुझे अपने भाई की राख की। जिसने भी मेरे आरव भैया को हाथ लगाया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें